जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेजर। ये मूवी 26/11 के अटैक के बारे में है और ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। तो बिना टाइम के पाए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अपने सोल्जर को अपने बॉर्डर के अंदर लो वरना हम उसे शूट कर देंगे। तभी वहाँ पे जो कमांडो होता है या फिर वहाँ पे जो ऑफिसर होता है वो अपने सोल्जर को वापस बुलाता है। वो कोई और नहीं संदीप होता है जो पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर चला गया होता है। जब उसके ऑफिसर या उसके कमांडर उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ पे क्यों गए थे, वो कहता है वो हमारे ही तो देश है सर, हमारी तो जगह है वो। तभी दिखाया जाता है संदीप के पास को जहाँ पे वो छोटा सा बच्चा बहुत नटखट होता है। एक दिन अपनी मम्मी के साथ जेल में अपने किसी रिलेटिव से मिलने जाता है जो कि वहाँ पे जेलर होते। तभी वहाँ पे कैदी उसे मिलता है। वो उस कैदी से बात करने लगता है। वो कैदी से पूछता है कि आपने खाना खाया है। वो कैदी कहता है कि मैंने खाना नहीं खाया। वो कहता है कि मैं अपनी मम्मी को कह के आपके लिए खाना भिजवा दूंगा। तभी इसकी मम्मी उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। और घर जाके संदीप गुस्सा होकर बेड पे लेट जाता है। उसके पास उसकी मम्मी का पर्स होता है जो कि खाली होता है। उसकी मम्मी जब उसके पास आती है तो उस पर्स को छुपा देता है। उसकी माँ से माफी मांगती है, कहती है कि वो अच्छे लोग नहीं है, मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए। वो बच्चा कहता है यानी संदीप कहता है कि माँ मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिखी। तभी दिखाया जाता है उनकी फैमिली को कि संदीप के माता पिता में और उसके बीच में कितना प्यार होता है। उनके साथ उनके चाचा की बेटी भी रह रही होती है। उन चारों में बहुत लगाव होता है। वक्त के साथ संदीप बड़ा होता जाता है। एक दिन नेवी डे वाले दिन उसके पिता उसे नेवी की परेड दिखाने लेके जाते हैं, जहाँ पे नेवी को देख के उसका मन करता है कि वो भी नेवी में जाए। उस दिन उसे पता चलता है कि उसे क्या करना है। जब वो स्कूल में जाता है, स्कूल में उसकी बहुत सारे लोगों से बातें होती है, उससे कुछ दोस्त होते हैं और धीरे धीरे उसका जो सपना होता है वो बड़े होते होते और पक्का हो जाता है। तो वॉशरूम में खड़ा हुआ अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए किताब से कुछ पढ़ रहा होता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि यार मुझे एक बंदी पटानी है। तभी उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि आजकल एक दिल्ली की लड़की आई है, वो बहुत अच्छी है, तुम उससे बात कर लो। तभी वॉशरूम के अंदर से एक लड़की निकल के आती है। वो दोनों लड़के जो कि संदीप के दोस्त होते हैं वो उसे वहाँ से भग जाते हैं। तभी संदीप वहाँ पे खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम बॉयज वॉशरूम में क्या कर रही होती। वो कहती है कि गर्ल्स वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर था और यहाँ पे तक कोई भी नहीं था। तभी संदीप उसकी वो फोटो खींच लेता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया कि मेरे सिगरेट पीते हैं तो मैं तुम्हारी फोटो अपने प्रिंसिपल को भेज दूंगा। इस बात को सुन के लड़की उसकी बात मान जाती है। अगले दिन उस लड़की का बर्थडे होता है। उसके पिता उसे लेने नहीं आते और ड्राइवर के हाथों पैसे भिजवा देते हैं। इसको देख के उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। उस लड़की का नाम ईशा होता है। उन पैसों को देखती है और रोड पे फेंक के चली जाती है। कैफे में अपने बर्थडे के नाम का वो छोटा सा केक उस पे कैंडल लगा के उसे देख रही होती है। तब यहाँ पे संदीप आता है और कहता है कि मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हारी फोटो प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। वो उसे शॉपिंग पे लेके जाता है, उसके लिए ड्रेस चूज करता है, कहता है ये मेरी एक फ्रेंड के लिए है। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए मैं क्यों शॉपिंग करूँ। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी बहन के लिए थी और ये ड्रेस तुम्हारे लिए है, आज तुम्हारा बर्थडे है। वो उसके घर जाता है, उससे बात करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ रहेगा और वो संदीप के साथ बहुत सारी मेमोरीज को अपने रूम में सजाती जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती जाती है और वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं। वो वक्त के साथ अपने एक दूसरे को वक्त ज्यादा देने लगते हैं। एक दिन संदीप नेवी का फॉर्म भर देता है और जब वो एग्जाम देने जाता है उसका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाता है। संदीप घर वापस आ रहा होता है ईशा के साथ। तभी रास्ते में एक पति पत्नी की लड़ाई हो रही होती है और पति के हाथ में एक बॉटल होती है। संदीप को लगता है उसमें एसिड है, इसलिए वो उस औरत को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, मगर उसके अंदर दारू होती है। तब यहाँ पे पुलिस आ जाती है। उसी हाथापाई में संदीप को थोड़ी सी चोट लगती है। जब वो घर जाता है उसके माता पिता उससे बहस कर रहे होते हैं ये बोल के कि तुम फेल हो चुके हो नेवी के एग्जाम में, तुम्हारी आई साइड वीक है। इस चीज को सुन के संदीप थोड़ा दुखी होता है। संदीप की गर्लफ्रेंड यानी ईशा उसे कहती है कि मुझे पता तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे, अगर तुमने नेवी में सेलेक्ट नहीं हुए तो तुम अब आर्मी ट्राई करोगे और मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता इस तरीके से खराब हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से अच्छे से मिले। ऑलरेडी मेरे माता पिता मुझे अकेला महसूस कराने के लिए बहुत है। इस बात को सुनकर संदीप को बहुत बुरा लगता है। वो बाहर जाता है, अपने पापा को बोलता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। वो तैयारी करता है। धीरे धीरे उसके और ईशा के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। वो आर्मी के एग्जाम की तैयारी करता है, उसे क्लियर कर लेता है और बेस कैंप में पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके उसकी ट्रेनिंग होती है। हर दूसरे इंसान से वो अच्छा साबित होता है। वहाँ पे एक रूल होता है कि अगर तुम रेस में फर्स्ट आओगे और सेकंड आओगे तभी तुम्हें पानी मिलेगा। इस चीज के चक्कर में वो रोज मेहनत करता, रोज कोशिश करता, पानी के नीचे सांस लेने की कोशिश करता और ऐसे करते करते वो ट्रेनिंग में सबसे अच्छा सोल्जर साबित हो रहा था। जहाँ और लोग एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ना चाहते थे, वहाँ पे वो लोगों को उठा के उनके साथ बढ़ना चाहता था। और ऐसे करते करते एक दूसरे सवाल पूछा जाता है कि एक सोल्जर क्या होता है, तो वो सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाता। इसी के चक्कर में वो कुछ दिन सोच रहा होता है। वो रोज ईशा को लेटर लिखता है। वो इन 6 महीने के टाइम पीरियड में ईशा को 5 लेटर लिख चुका था, मगर उसका रिप्लाई एक भी नहीं आता। तभी एक दिन उसका एक बैचमेट उसके सामने आता है
और कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि हम जो भी तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम्हारे लेटर्स को हमारे एक बैचमेट ने छुपा लिया था। ईशा के 5 लेटर के रिप्लाई आ चुके हैं और वो स्विट्जरलैंड जाने वाली है। अगर तुम उसे मिलना चाहते हो तो जल्दी जाओ। तभी वो उससे लेटर लेता है और वहाँ पे ईशा से मिलने चला जाता है। जब ईशा के घर जाता है, नॉक करता है तो ईशा से देख के खुश भी होती है और थोड़ी दुखी भी। वो कहती है तुम अब क्यों आए हो? तुम्हें इतने टाइम में तो जवाब नहीं मिला मेरे लेटर्स का, इतने टाइम तो तुम्हें भूल गए थे। और वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो बस। वो सिर्फ बस स्टॉप पे जाता है और उससे बात करता है, बताता कि मेरी बस आने में सिर्फ 5 मिनट है। अगर उन 5 मिनट को मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ तो शायद मेरा समय और अच्छा बीते, और मुझे पता है तुम्हें जाना है, तो इसीलिए वो 5 मिनट मुझे बस दे दो। इतने टाइम पीरियड में संदीप उसे प्रपोज कर देता है और ईशा बस में चढ़ के उसे किस कर देती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ऐसे टाइम बीतता जाता है, संदीप की पोस्ट बढ़ जाती है। धीरे धीरे वो ट्रेनर हो जाता है, वो लोगों को ट्रेन करता है कि अब कैसे वॉर लड़ी जाती है। अब संदीप की और ईशा की शादी हो चुकी थी और इसी के साथ वो दोनों खुश रह रहे थे, मगर वो दोनों दूर रहते थे। ऐसे संदीप का 4-5 महीने में एक बार आना, फैमिली से मिलना, उनकी फैमिली को ईशा को इस बात की आदत पड़ चुकी थी। ईशा क्योंकि दूर की किसी कंपनी में काम करती थी, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। इस बात के लिए उसकी मम्मी उसे समझा रही होती है कि तुम ईशा को बोल के उसका ट्रांसफर करवा दो, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तभी वो कहता है कि मम्मी आप तो जानती हो हमारे बीच में क्या चलता रहता है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा और वो जहाँ है जो है ठीक है, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। और उसकी ट्रेन की घंटी बज जाती है और उसकी मम्मी पापा छोड़ के उसे बाय करके चले जाते हैं। तभी ट्रेनिंग की जगह पे जब वो उसके जूनियर्स को कमांड देना होता है, तभी इसके जूनियर्स बोलते हैं कि ये तो हमारे साथ वाला था और ये आज हमें कमांड दे रहा है, और उनकी ईगो पे लग जाती है। मगर थोड़ी देर बाद उसका एक साथ वाला दोस्त बोलता है कि भाई वो हमारा ट्रेनर है, वो हमसे अच्छा निकला है तभी तो हमसे आ गए। तभी उसी मीटिंग में जहाँ पे वो एक मीटिंग में आया होता है, वहाँ पे उसके लिए एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है। इसको पढ़ने के बाद वो अपने सीनियर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं अगर अब नहीं गया तो शायद मैं कभी भी ना जा पाऊँ। उसके इंजीनियर बोलते हैं कि तुम्हें कब की छुट्टी चाहिए? वो कहता है कि मुझे 26 तारीख की छुट्टी चाहिए, आज 25 है। तो उसके सीनियर उसकी छुट्टी को हाँ बोल देते हैं और वो अपने घर की तरफ यानी ईशा की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इंडिया के अंदर कुछ टेररिस्ट एंटर कर रहे हैं। वो पानी के रास्ते में इंडिया में आए हैं और धीरे धीरे उन्होंने रास्ते बांट लिए हैं। कुछ रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं, कुछ होटल ताज की तरफ गए हैं और कुछ रोड के बीच में टैक्सियों के बीच में बम डाल के उन टैक्सियों को उड़ा रहे हैं। इसके कारण पूरे देश में ऐसा अजीब सा माहौल बन चुका है। वो ईशा से मिलने की कोशिश करता है, वो कॉल करने की कोशिश करता है, वो अपनी मम्मी को कॉल करता है, उसकी मम्मी उसका फोन नहीं उठाती। जब वो ईशा को कॉल करता है, ईशा भी उसका फोन नहीं उठाती। इस बात को देख के वो थोड़ा दुखी होता है। हाई कमांड से ये ऑर्डर्स आते हैं कि उन्हें अपनी टीम को लीड करना पड़ेगा। संदीप एज अ ट्रेनर था, मगर वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपनी टीम को लीड करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मैं ट्रेनर हूँ, मगर मेरी टीम के लिए जरूरी है क्योंकि मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की है। वो अपनी टीम के साथ अपनी टीम को लेके जाता है और लोगों को कमांड देता है अपने सोल्जर्स को कि तुम्हें किस तरीके से कैसे एंटर करना है उस बिल्डिंग के अंदर। वो बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है, यानी कि होटल ताज के अंदर जा रहा होता है, तब भी वो अपनी फैमिली को कॉल करता है, मगर उसकी फैमिली में से या ईशा में से उसके पेरेंट्स में से कोई भी फोन नहीं उठाता। उसके पापा को उसकी चिंता होने लगती है और उसकी मम्मी संदीप से गुस्सा होती है, इसलिए वो फोन स्विच ऑफ करके बोल देती है कि वो हमारा फोन नहीं उठाता तो मैं भी उसका फोन नहीं उठाऊंगी, देखूंगी कब तक फोन नहीं करेगा। और इसी बात को देख के उसके पापा का पता नहीं क्यों दिल भारी होने लगता है, उसे डर लगने लगता है। वो जब उसके आसपास वाले सोल्जर से पूछते हैं कि संदीप कैसा है, तो सभी लोग बोलते हैं कि संदीप अभी बिजी है, वो बात नहीं कर सकता, जब आएगा मैं बाद में बात करा दूंगा। इन सारी बातों को सुनकर उसके पापा उस बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं, मगर मम्मी सोचती है कि ये शायद यूजुअली बात है। और तभी सीन शिफ्ट होता है होटल ताज की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे अटैक हो रहे होते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे केसेस बढ़ते जाते हैं, मीडिया वहाँ पे आ जाती है और धीरे धीरे लोग वहाँ पे बंदी बना के रखे गए होते हैं। उन्हें बचाने के चक्कर में संदीप अपनी टीम को लेके जाता है। उसका मेन टारगेट था लोगों को बचाना और अपने आसपास वाले सोल्जर्स को। जब आगे ले जाते जाते उसके एक सोल्जर को चोट लग जाती है और उसके सामने मौत होती है, तो अपने सोल्जर को बचाता है पहले और कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस बात को देख के उसका सोल्जर फ्रेंड बोलता है कि मुझे लगा कि तुम अपनी जान बचा के भाग जाओगे। वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो और जल्दी ठीक होके आना। वो अपनी आगे टीम को लेके जाता है और धीरे धीरे करके वो बहुत सारे लोगों को ऐसे बचा लेते हैं। तभी शाम हो जाती है, वो दोबारा अपनी फैमिली को कॉल करता है, उसकी फैमिली कॉल नहीं उठाती। उसके सीनियर से उसे ऑर्डर मिले होते हैं कि अब हमारे आने वाले जो असाइनमेंट है या फिर जो हम आगे करने वाले हैं वो हम मॉर्निंग से शुरू करेंगे, हम रात को कुछ नहीं करेंगे। तो संदीप फ्री बैठा होता है, तो वो अपनी बीवी को कॉल करता है और उसकी बीवी से बात करने की कोशिश करता है। उससे पूछता है कि क्या हुआ होता है। तभी उसकी बीवी फ्लैशबैक में जाती है, तो उसे पता चलता है कि संदीप की उसकी शादी हो चुकी है। शादी के अगले दिन ही उसे आर्मी से कॉल आ जाती है, जिसके चक्कर में उसे जाना पड़ता है। वो अपनी बीवी को अपने साथ अपनी ऑफिस के पास बुला लेता है, मगर वहाँ पे उन मीटिंग्स में उन सारे ऑफिसर्स के बीच में वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। वो कुछ टाइम तक संदीप के साथ रहती है, मगर उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता और उसे एक जॉब का ऑफर आया होता है।
वो संदीप को यही बात बताती है और संदीप उस चीज के लिए एग्री करता है और पूरी मीटिंग के बीच में जो भी वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं उन सभी के बीच में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके कहता है कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हारी खुशी से खुशी होऊंगा। वहाँ पे जाने के बाद भी उनके बीच में गैप आ जाते हैं। धीरे धीरे करके उन दोनों की बातें होनी कम हो जाती। अभिषा के बर्थडे पे संदीप प्रेयर नहीं होता था। वो कहता था कि मैं बिजी था, बेस कैंप पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ पे फोन नहीं लग रहा था। लेकिन सारी बातों को सुन के ईशा का मन थोड़ा भारी हो जाता है और उसका लगाव संदीप से कम हो जाता है। एक दिन जब ईशा की तबीयत खराब होती है तो वो हॉस्पिटल जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बाहर निकलते ही संदीप को कॉल करती है मगर संदीप फोन नहीं उठाता। 2 दिन बाद ईशा की तबीयत दोबारा खराब होती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद वो दोबारा संदीप को कॉल करती है। संदीप का कॉल आता है। वो कहता है कि हाँ ईशा बताओ क्या हुआ था। वो हॉस्पिटल में बैठी होती अगर संदीप को झूठ बोलती है कि मैं ठीक हूँ, ऑफिस में हूँ। इस बात को सुन के संदीप नॉर्मल बिहेव करता है। बाद में वो संदीप को डिवोर्स पेपर भेजती है और स्टोरी प्रेजेंट में आती है। संदीप बोलता है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। ईशा बोलती है कि तुम मेरे अच्छे या बुरे वक्त में कभी थे ही नहीं, तुम मेरे साथ कभी होते ही नहीं हो और मैं नहीं चाहती इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो पूछो भी मत। इसी बात को सुन के संदीप थोड़ा दुखी हो जाता है। वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ईशा बोलती है कब, कहाँ, कैसे, तुम नहीं रह सकते, तुम बस झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ कभी थे ही नहीं। इस बात को संदीप को थोड़ा और बुरा लगता है। तभी संदीप के पीछे से कुछ सोल्जर्स बोलते हैं सर, सेकंड लॉबी में होटल ताज में हमें जाना पड़ेगा। इस बात को सुन के ईशा को पता चलता है कि संदीप होटल में है। कहाँ पर हो मुझे बताओ। इसी बात के जवाब में संदीप बोलता है कि जब तुम मेरे साथ नहीं थी तो अब भी तुम मत ही पूछो। और इसी के साथ वो फोन काट देता है। उसके सामने एक ऑप्शन आता है जहाँ पे एक लड़की और सिर्फ एक छोटी सी बच्ची कैद होती है। वहाँ पे टेररिस्ट और पूरे फ्लोर पे वो 2 ही जने कैद होते हैं, जिसके चक्कर में वो दोनों बाहर निकल ही नहीं पा रहे होते। लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो लेडी बोलती है कि हम दोनों यहाँ पे कैदी हैं और हमें अभी तक उन दोनों ने नहीं देखा। मतलब जिस बच्ची को बचाना है इसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। धीरे धीरे सुन के संदीप को याद आता है कि उसकी बीवी भी अकेली थी जब उसकी बीवी का मिसकैरेज हुआ था। इस बात को सुन के वो उस लड़की की हेल्प करने के लिए बोलता है। तभी उसके जो सीनियर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि यार एक बात बताओ, तुम्हारे 1-2 जने के चक्कर में, तुम्हारे स्टूपिड से प्लान के चक्कर में कितने लोगों की जान को जोखिम पे डालो। तो संदीप बोलता है कि सिर्फ मेरी जान को मैं उन्हें बचा के लाऊंगा अपने बिहाफ पे। वो ऊपर जाता है, सोल्जर से फाइट करता है और सिर्फ फाइटिंग में उसे बहुत सारी चोट लगती है। इससे पहले भी जब वो नीचे जा रहा होता है तो टेररिस्ट ने उसकी गर्दन के पास एक बुलेट मारी होती है जो कि छू के निकल जाती है। मगर संदीप की आदत होती है कि जब वो किसी चीज में घुसा हुआ होता है, जब वो किसी और के बारे में सोच रहा होता है तो खुद के ख्याल को भूल जाता है। ऐसे संदीप को गोली लगती है, एक बार पेट में, एक बार हाथ में। उसकी गर्दन पे चाकू लगा होता है मगर जब वो लड़ रहा होता है तो भूल जाता है। जो टेररिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, इतने सारे लोग हमसे लड़ रहे हैं। जो धीरे धीरे करके संदीप आसपास के सारे टेररिस्ट को मार देता है। वहाँ पे सिर्फ एक टेररिस्ट बचा होता है जिसे भी वो रूम से बाहर नहीं निकलने देता। जब वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है, उसकी मम्मा के हाथ से जो पर्स जो उसने बचपन में अपनी माँ से चुराया था वो निकल के आ जाता है। इस चीज को देख के उसे अपने पापा की याद आती है। वो कहते हैं कि बेटा इधर आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। इसी बात को देखते देखते वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। जब उसके ऑफिसर, सोल्जर्स ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि संदीप की डेथ हो चुकी है। उसकी एक हाथ में गन होती है जो कि रूम की तरफ होती है, इसके अंदर टेररिस्ट होता है और वो अभी भी अंदर होता है। इस चीज को देख के सारे लोग उसे सल्यूट करते हैं अपने घुटने पे झुक के और इसी के साथ उसकी डेड बॉडी को उसकी फैमिली को दिया जाता है। 10 साल बाद जब होटल ताज रिपेयर हुआ होता है तभी उसके फादर मदर को बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए। उसके फादर बोलते हैं कि संदीप कभी हमारा बेटा था ही नहीं, वो बेटा था देश का। उसने बहुत सारी चीजों को कुर्बान किया। उसने सिर्फ एक सोल्जर की लाइफ जी। एक सोल्जर की लाइफ और एक सोल्जर की स्ट्रगल को सिर्फ एक सोल्जर जान सकता है, हम लोग नहीं जान सकते। वो सिर्फ एक सोल्जर था और वो देश का सोल्जर था। और इसी के साथ स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो विद द नेम ऑफ मिक्स अड्डा पॉडकास्ट। मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। दोबारा होंगी एक नई स्टोरी, एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।